गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो ठीक है, आज फिर से हम आ गए हैं क्लास 11th मैथ। आपको पता ही है कि हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं और वो भी चैप्टर को 5 पॉइंट कितना पढ़ाने वाले हैं, 5.2 पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जो है 5.1 हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5.1 था, वो जो है क्या हो गया था, मेरा क्लियर हो गया था। अब आज हमें उसके आगे पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके पहले मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़े और हमने वर्क दिया, कुछ लोगों ने वर्क करके दिया। ठीक है, तो इससे इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे अजय मौर्य जी, ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने क्या किया, सॉल्व करके दिया जो मैंने काम दिया था। ठीक है, बिंदु है और प्रिया है और इसके बाद स्नेहा तिवारी, ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, वर्क करके दिया पूरा। ठीक है, इसी प्रकार और सारे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, सबका नाम नहीं याद आ रहा हमें। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, वर्क करके हमें दिया। दीपक वर्मा है, राम जी है। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं जो पूरा काम करके दिए और वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे भी जो भी बचा है। और आप लोग जैसे अभी तक देख रहे थे, पूरा देख रहे थे, शेयर कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, सब्सक्राइब करवा रहे थे, तो आप वो सब अपना काम करते रहना और हम लोग आगे बढ़ते हैं 5.2। ओके जी, लेकिन 5.2 के क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी लेना है। तो खैर आज हम सिर्फ आपको बेसिक जानकारी ही बताएंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि दिया है आर्गंड तल और ध्रुवीय निरूपण। क्या दिया है, हमें इनके बारे में जानना है। आर्गंड तल, ठीक है, और क्या करना हमें, ध्रुवीय निरूपण है। आर्गंड तल और ध्रुवीय निरूपण, इनके बारे में हमें क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मेहनत से पूरा, बहुत ही आसानी से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक, कि इसका क्या मतलब होता है, तो आप लोग इसको जान जाओ। अगर आपने हाई स्कूल में मेहनत से पढ़ा होगा तो देखो, हाई स्कूल में आपने जाना होगा ऐसे क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। ठीक, बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस होता था, ये आपका वाई एक्सिस होता था, और ये क्या होता है, माइनस एक्स होता था, और या माइनस एक्स में होता है, या माइनस वाई में, अर्थात इसे वाई डैश कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं। मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन होते हैं। कब, जब हमने क्या पढ़ा था हाई स्कूल में, कार्तीय तल, या क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्तीय तल पढ़ा था। क्या होता था कार्तीय तल में, हम कहीं भी कोई भी बिंदु, मान लो x कामा वाई ऐसे मान सकते थे। ठीक है, इधर मानना हो तो p, यहाँ पे माइनस एक्स कामा वाई लिखते थे क्योंकि ये माइनस एक्स की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करते थे। तो यहाँ से हम कह सकते थे ये मेरा कार्तीय तल होता था। यहाँ पर कहीं भी किसी भी बिंदु को दर्शाया जा सकता है। मतलब इस कार्तीय तल में क्या होता है, कहीं भी किसी भी बिंदु को दर्शाया जा सकता है। मतलब जैसे दर्शाया जा सकता है, इसका मतलब ये है कि बिंदु की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो -2, 5 है, तो ये कहाँ पे दर्शाया जाएगा, तो x है ना, ये हमेशा x कामा y ही रहता, मतलब लिखते हैं भुज कामा कोट। तो भुज को सबसे पहले लिखते हैं, अर्थात -2x, अर्थात -2 यहाँ पे है, y प्लस में अर्थात इस चतुर्थांश में यहाँ दर्शाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ठीक, तो हम इसमें थोड़ा सा परिचय आपको कार्तीय तल से करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम यहाँ पे क्या लिखा है, आर्गंड और ध्रुवीय निरूपण जो करने जा रहे हैं, ये इन्हीं कार्तीय तलों से क्या है, संबंधित है। ठीक है,
तो हम अब देख लेते हैं कि आर्गंड में कैसे क्या होता है, फिर आर्गंड की आपको परिभाषा बता देते हैं, ठीक है। बट आप लोग मेहनत से हमारे साथ लगे रहो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्या होता है आर्गंड क्या होता है, जैसे मान लो ये वही अक्ष फिर से बना दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो ये आपका है पी एक्स कामा वाई है, पी आपका क्या है एक्स कामा वाई आ गया। अब यहाँ पे इसी को क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू लिखते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई, क्या लिखते हैं एक्स प्लस अयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान दें, जो यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, क्या होता है एक्स अक्ष होता है, जो एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष बोलते हैं, ओके। और वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष बोलते हैं। ये ध्यान रहना चाहिए कि जो मेरा एक्स अक्ष होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक अक्ष बोलते हैं, लेकिन जो मेरा वाई अक्ष होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक अक्ष बोलते हैं। क्योंकि जो वास्तविक अक्ष होता है उसको पहले लिखते हैं, जो काल्पनिक अक्ष होता है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाई क्या है हमारा काल्पनिक अक्ष है और एक्स क्या है हमारा वास्तविक अक्ष है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो आप लोग ध्यान से देखना है, नोट भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलना या फिर बाद में बैक करके देख लेना, क्योंकि सब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखो, मैं देखता हूं कि मैं लाइव क्लास चलाता हूं, लाइव क्लास में आप लोग जुड़ते ही नहीं हो, एक बच्चे दो बच्चे। मैं देखता हूं सबसे ज़्यादा अजय है, जो है अजय मौर्य, ये सबसे ज़्यादा जुड़ता है, वही अकेला रहता है, ठीक है, और कोई बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आर्गंड तल क्या होता है, तो देखो वही जो हमने बनाया था वही क्या था, आर्गंड तल था। यही क्या होता है, इसी को भी बोलते हैं आर्गंड तल। लेकिन जो आर्गंड तल की परिभाषा होती है, आर्गंड तल, ठीक। अब देखो जो इनके आर्गंड तल की परिभाषा होती है, क्या होती है, एक तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक सम्मिश्र संख्या के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। एक तल, पूरा लिख दे रहे हैं, एक तल जिसमें किसी भी बिंदु को, एक तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को, एक तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक बिंदु को सम्मिश्र संख्या के रूप में दर्शाया जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है, के रूप में क्या करते हैं, निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है, सॉरी, निर्दिष्ट किया जाता है, किया जाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं। तो ये हमें के लिए आपको बता दूं, करता एक तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को सम्मिश्र संख्या के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, क्या कहलाते हैं, सम्मिश्र संख्या कहलाते हैं। अब कैसे कहलाते हैं, जैसे हमने अभी देखो यहाँ से फिर से मैं उदाहरण देकर आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये मेरा क्या है, अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। आपको पता है इसे वास्तविक एक्सिस कहते हैं, रियल एक्सिस, इसे क्या इमेजिनरी एक्सिस अर्थात काल्पनिक एक्सिस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ पे मान लो कोई है बिंदु एक्स कामा वाई है पी, तो हमने कहा यहाँ पे लिखते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख देते हैं हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत है। लेकिन इसी प्रकार से अगर मान लो ये एक बिंदु है ये,
और यहाँ पे P है ये, और ये कितना दिया है 2,3 दिया है, 2,3 दिया है। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा लिखेंगे या आयोटा 3 कर देंगे, समझ रहे हो। तो मतलब y के x के स्थान पे 2 था, y के स्थान पे 3 था, इसलिए हम क्या कर दिए यहाँ पे इस प्रकार से कर दिए। अब आपको अगर निर्देशांक इस प्रकार से दिखाना है तो देखो कैसे आप दिखा सकते हो। ऐसे है, ये आपका कितना है y एक्सिस, x एक्सिस है। मान लो आपका ये 2,3, ऐसे तो यहाँ है, ये आपका P है, ये 2,3 है। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब जो ये है ये कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये आपका 2 होगा, और इसको क्या किया आपने मिला दिया, और ये कितना 2,3 है। तो इसी को लिख सकते हो z इक्वल टू 2 + आयोटा 3। तो यहाँ से इस प्रकार आप लिख सकते हो। मान लो कोई बिंदु यहाँ है तो ठीक है, यहाँ है, मान लो यहाँ क्या होगा -3,4 हो जाए, यही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे x क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये x डैश अच्छा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे z इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, वास्तविक है, -3 है, और यहाँ पे प्लस लगाओगे और आयोटा 4 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत मत करना, और दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि क्या है, सारे वीडियो आपके साथ ही रहेंगे, जब भी मन करेगा तब भी देख लेना। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग आगे क्या कहता है। ये आर्गंड तल हो गया, फिर से बात करते हैं। आर्गंड तल क्या होता है, एक तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को सम्मिश्र संख्या के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, तो क्या कहलाते हैं, आर्गंड, सॉरी सम्मिश्र संख्या नहीं कहलाते हैं, आर्गंड तल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्या कहलाते हैं, सम्मिश्र तल या आर्गंड तल कहते हैं इसे, सम्मिश्र तल या आर्गंड, ठीक है, तल कहते हैं, तल कहलाते हैं। ठीक, इसलिए मैंने ध्यान दे दिया। करता एक तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को सम्मिश्र संख्या के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, सम्मिश्र तल या आर्गंड तल कहलाते हैं। बाकी हमने उदाहरण देकर जैसा भी था पूरा समझाने का प्रयास किया है। ओके, अब क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं इनके मापांक के बारे में कि मापांक क्या होता है। ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हम मापांक देख लेते हैं। ठीक है, मापांक क्या है, इसी में सब कुछ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मापांक के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो देख लो, मापांक। अब देखो जो मापांक होगा वो मेरा क्या होगा, ध्यान से देखना। आर्गंड तल में सम्मिश्र संख्या क्या है, ऐसे इसकी परिभाषा लिख लो, इसके बाद बताते हैं। आर्गंड तल में सम्मिश्र संख्या a + i भी लिख सकते हो, x + आयोटा y, x + आयोटा y का मापांक बिंदु x, y के मूल बिंदु। देखो अभी हम बता दे रहे हैं, परिभाषा हमने निकाला कैसे है। आर्गेंड तल में सम्मिश्र संख्या x + आयोटा y, x + आयोटा y, इसके बाद का मापांक जो है, का मापांक बिंदु x, y, ओके, बिंदु x, y से मूल बिंदु, मूल बिंदु 0,0 तक की दूरी होती है, या के बीच की दूरी होती है, के बीच की दूरी होती है, ये आपका है। अब देखो कह रहा है कि आर्गंड तल है, ध्यान से देखना बाबू, ये आपका क्या है, आर्गंड तल है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ध्यान से देखना। ओके, अब देखो यहाँ पे कह रहा, मान लो ये आपका क्या है,
P है x कामा y, और ये यहाँ पे मूल बिंदु है 0 कामा 0, और इसको आप यहाँ से इसे मिला दिए। ओके, तो जो ये P से लेकर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही क्या है, मापांक है। ठीक है, वही क्या है, हमारा मापांक है। जैसे हमने कहा आर्गन तल में सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y, अर्थात इसे लिख सकते हो z इक्वल टू, क्या लिख सकते हो इसे लिख सकते हो z इक्वल टू x प्लस आयोटा, इतना लिख सकते हो इसे, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा। अब देखो मापांक इक्वल टू कैसे निकालेंगे, और देखो मापांक को ध्यान देना, मापांक जो होता है उसे मॉड ऑफ जेड में लिखते हैं। मापांक को हमेशा मॉड ऑफ जेड में लिखते हैं। क्योंकि मॉड में क्यों लिखते हैं, आप सीधा जान जाओ कि जो मापांक होती है वो दूरी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ से जब मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड से जब भी कोई संख्या बाहर निकलती है तो अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाती है, और यदि पॉजिटिव में है तब भी क्या होती है, पॉजिटिव में ही रहती है। तो इसलिए मॉड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो दूरी होगी मॉड से निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, कि -4 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर सिर्फ कहने के लिए होती है, बाकी दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मापांक क्या होता है। अब देखो अगर इसे हम ऐसे मिला दें यहाँ तक, ओके, ये आपका x कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से y एक्सिस पे y है और ये आपका x है। ओके, अब इसकी अगर हम दूरी निकालना चाहें तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। क्या, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, गोरस प्रमेय से, ये आपका मॉड ऑफ जेड है, क्या है, मॉड ऑफ जेड है, मापांक है ना इतना, तो निकालेंगे प्रमेय से, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आपको जानते हो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये यहाँ से 90 डिग्री है। तो मॉड ऑफ जो होगा मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो मॉड ऑफ जेड होगा वो वास्तविक संख्या का रूट में वास्तविक संख्या का वर्ग होगा प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग होगा। मतलब अगर आप ये लिख चुके हो तो इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि मापांक इक्वल टू अंडर रूट में वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। ओके, अर्थात वर्ग ऐसे आप लगा दो, ये हो गया। तो यही होता है, इसी को तो लिख दो, वास्तविक संख्या x होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है, और इसे मॉड ऑफ जेड में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि मापांक इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में होता है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, और वैसे आनी भी नहीं चाहिए मेरे बाबू। ठीक है, अब चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसके आगे, संयुग्मी। इसके आगे हम लोग देखते हैं संयुग्मी। ओके, देखो अगर आप बेसिक अच्छे से जानकारी प्राप्त करोगे बेसिक में, तो आप जब सवाल पे पहुंचोगे तो आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसे समझने में, सवाल को समझने में। ठीक है, फिर बोलते हैं जो संयुग्मी होता है वो क्या होता है, संयुग्मी। अब देखो संयुग्मी आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो, जो होता है आर्गंड तल का संयुग्मी
किसी भी दर्पण का या किसी भी बिंदु का दर्पण प्रतिबिंब होता है। आर्गन तल का संयुग्मी किसी भी बिंदु का भी, समझा दे रहे हैं आपको, किसी भी बिंदु का दर्पण प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है। देखो यहां से बात करते हैं, जो आर्गन तल का संयुग्मी जो होता है, संयुग्मी आर्गन तल का संयुग्मी किसी भी बिंदु का दर्पण प्रतिबिंब होता है। कैसे होता है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये है, ओके, और ये कोई बिंदु पी एक्स कामा वाई है। यहां से आप इसको मिला दो, ये इसको मिला दो, ये आपका y होगा, ये आपका x होगा, ये 0,0 होगा और ये थीटा होगा। आप समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ठीक है। और जब इसके संयुग्मी की बात करेंगे तो ये इसी का क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ क्या होगा, जो P होगा वो क्या होगा, x कामा माइनस वाई होगा। यहाँ z इक्वल टू होता था x प्लस आयोटा y, लेकिन यहाँ क्या होगा, z इक्वल टू हो जाएगा x प्लस ये क्या होगा, यहाँ पे लगा सकते हो माइनस आयोटा y, क्योंकि ये क्या होगा, माइनस में होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। सॉरी दिख नहीं रहा है, तो देखो देख लेते हैं हम लोगों के। अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बस थोड़ा सा और इसमें है, वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, एक सम्मिश्र संख्या का अब ध्रुवीय निरूपण जान लेते थे। अभी तो आर्गन तल पे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब ध्रुवीय निरूपण भी जान लेते हैं। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या है, एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण। एक देख लेते हैं इसको भी। एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण क्या देखेंगे हम लोग, एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। आपको कैसे ध्यान देना है कि मान लो ये आपका क्या है, वही सब रहेगा। मान लो ये आपका y एक्सिस है, ये मानना नहीं है, x है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिंदु P है, x कामा y है। अगर मान लो ये P नहीं है, ऐसे भी एक पॉइंट है और ये आपका बन गया। ठीक, मान लो इसकी लंबाई y है, इसकी लंबाई कितना है, x है, और इसकी लंबाई कितना है, r है। ठीक है, और जो ये आपका कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये बिंदु तो आपका कितना होगा, x कामा वाई हो जाएगा, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस आयोटा y हो जाएगा। देखो ये तो एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण इस प्रकार से। लेकिन हमें जो वास्तव में मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है। इसी प्रकार से आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या हम आपको समझाने वाले हैं। तो आगे समझाने वाले हैं कि जैसे उसे वैसे रहने देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाबू चमक रहा है, आप उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, क्योंकि और सब आसानी से दिख रहा है, हमें उसको देखना है। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जैसे मान लो ये है, ये है, ओके, बड़ा बना देते हैं। ये आपका y है और ये x है। ठीक, और मान लो यहाँ पे जो है इसकी जो लंबाई है वो r है। ओके,
और ये आपका कितना होगा, 0,0 होगा, यहाँ से 0 है, और ये आपका कितना है, थीटा है। कितना कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। और ये अब अगर हम पी के निर्देशांक की बात करें तो क्या होगा, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री नियम से हम बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नियम से लाल बटे कक्का आपको तो पता होगा, क्योंकि लाल बटे कक्का के बारे में आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो लाल बटे कक्का से अगर बात करें तो देखो ये होता है, मान लो यहाँ पे कुछ भी होगा, मान लो ये x ही होगा और ये y होगा, आप मान लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है मानने में। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें कि x की वैल्यू क्या होता है, तो आप कहोगे ये तो कर्ण है, ये तो लंब है, ये क्या है, कर्ण है और ये लंब है। और ये आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा यहाँ पे लगाओगे, आप क्या लगाओगे, कॉस थीटा लगाओगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, मतलब x अपान r, यही तो लिखोगे। r क्या मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू x, मतलब x की जगह पर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, r cos थीटा। ओके, जो इसकी वैल्यू होगी, मान लो ये b है, वो b की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, r cos थीटा होगा। अब कैसे आया r cos थीटा, हमने आपको बता दिया। अब अगर y की बात करें तो यहाँ पे ये लंब बटा कर्ण किस पे होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात y बटे r हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू जो आएगा वो आएगा r साइन थीटा इक्वल टू y। तो ये त्रिकोणमिति से आता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो r साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, कहीं भी देख लेना, ऐसे कोई नहीं बताता है कि r साइन थीटा r cos थीटा कैसे आया, सिर्फ यही बताते हैं कि बस त्रिकोणमितीय नियम से r cos थीटा और r साइन थीटा आता है। कोई ये नहीं बताता आखिर आता कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, तो आप इसका भी सम्मान करना और समझना। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो आप समझो ना, आप बेहतर समझने का प्रयास करना। तो ये आपका हो जाएगा r, x अक्ष को पहले लिखते हैं तो cos थीटा और गामा r साइन थीटा हो जाएगा। यही तो होगा भैया। अब अगर आप इसको लिखना चाहोगे निर्देशांक में, इसमें समिश्र संख्या में, तो z इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, यही तो होगा। r दोनों में कॉमन है तो r निकाल लो आप, तो बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, समझ रहे हो। तो इसका जो है समिश्र संख्या का रूप इस तरीके से हो जाएगा। तो z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये आपको यहाँ से याद करना इस पे। ठीक है, जब समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण में z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, मतलब i साइन थीटा कह सकते हो या आयोटा साइन थीटा, जो सीधा सीधा इसका नाम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आप बहुत देर से आप सोच रहे हो कोणांक की बात नहीं आई, चलो कोणांक को देख लेते हैं हम लोग, उसको भी देख लेते हैं। तो कोणांक जो होता है आपका, इसी पे देख लेते हैं। जैसे हमें थीटा की वैल्यू जैसे दिखाना होता है, जैसे जो होते हैं कोणांक, जो थीटा होते हैं यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। जैसे आप मान लो चतुर्थांश के हिसाब से, ये आपका थीटा है, ठीक, और इसके बाद आपका इसकी वैल्यू निकालना, ये आपका थीटा हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, देखो आप लोग क्या करना, सब कुछ ध्यान से देखना, ठीक। और इसके बाद तीसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ से थीटा हो जाएगा। और इसके बाद चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे, देखो वैसे तो ये थीटा हो रहा है, ध्यान देना भैया, ये थीटा है, अभी आपको बता दे रहा हूँ। और इसके बाद एक और बना दे रहा हूँ, एक ये अगर चौथा चतुर्थांश है तो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका थीटा हो जा रहा है। ओके,
लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये क्या होते हैं, हमेशा 2 पाई पे अपना क्षमता बदलते रहते हैं। 2 पाई पे कहने का मतलब जो थीटा है फिर 2 पाई बाद फिर वही आ जाएगा, 2 पाई बाद फिर वही आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से नहीं मतलब है, जो हमारा थीटा होगा, जो कोणांक होगा वो क्या होगा, -पाई से, मतलब ये क्या होगा -पाई से, अर्थात 180 -180 से बड़ा होगा। और क्या होगा, +पाई से, यहाँ पे पाई ही लिखना होगा, आर समझ रहे होंगे, ये ऐसे छोटा होगा या बराबर होगा। तो ये जो मेरा कोणांक है वो क्या होगा, -पाई से क्या होगा, बड़ा होगा, और +पाई से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखो अगर -पाई से छोटा, ये देखो पाई से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना भैया, तो तीसरे चतुर्थांश से हम क्या करते हैं, इधर से लेना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये आपका थीटा हो जाता है। ये देखो बड़ा हो रहा है ना पाई से, तो ये क्या हो जाता है, इधर से लेना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मतलब क्लॉकवाइज इधर से, 2 चतुर्थांश को एंटी क्लॉकवाइज और 2 चतुर्थांश में क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में अलग अलग क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है -पाई से बड़ी हो और +पाई से क्या हो, छोटी हो। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा आंसर क्या होगा, गलत होगा, मान्य नहीं होगा, अर्थात अमान्य होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखो आपको एक एक करके मैं आसानी से आपको बता दे रहा हूं। देखो जो एक एक करके कैसे बताएंगे, जैसे ये मान लो आपका पहला चतुर्थांश है और ये आपका क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। आप इसको क्या करो, ऐसे मिला दोगे, क्या करोगे, इसको आप मिला दोगे आसानी से। ओके, अब आप इसको थीटा मिला दिए तो यहाँ से आपका क्या होगा, थीटा इक्वल टू, यहाँ से ये तो वही रहेगा, आप माप लोगे कितना है, जैसे आप क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मान लो x है, ये आपका क्या है, y है, ये px, y है। ओके, तो यहाँ पे आप लंब बटे आधार का क्या है, ये पता है, ये पता है, तो आप लिखोगे tan थीटा इक्वल टू लंब y है, अर्थात y/x लिखोगे, तो थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब कुछ भी निकल के आएगा, यहाँ पे जो भी होगा। अब जो मान होगा वो रखा जाएगा, तो फिर पता नहीं क्या निकल के आएगा, बस बता दे रहा हूँ कि थीटा इक्वल टू कुछ भी निकल के आएगा। ठीक, यहाँ से तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, यदि यही क्या हो, यहाँ पे होता, क्या होता है, यहाँ पे होता, अब इसको मिटा दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये x है, ये y है, तो ये आपका थीटा हमने कहा ये ज्ञात होता है, इधर से चलता है, ये थीटा होता है, तो इसे हम मान लेते हैं फाई, क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, और इसको मिला देते हैं। मान लो ये क्या है आपका, वही है x, y है, x, y है, और ये माइनस है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना मेरे भैया, जो निकल के आएगा, मान लो फाई आया, इसको आप कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, अब थीटा इक्वल टू क्या आपको निकालोगे, ये निकालोगे पाई माइनस फाई, क्या निकालोगे, पाई से कितना निकालोगे, फाई निकालोगे, ये पूरा कितना है, पाई है, और पाई से यदि फाई को निकाल दे तो थीटा मिल जाएगा। तो जो दूसरे चतुर्थांश में होता है वो थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस फाई होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ से, ये आपका मान लो y है, ये -x है, तो यहाँ से भी वही होगा ना भैया, x/y, तो क्वेश्चन मार्क जो भी आएगा, मतलब tan थीटा लगाओगे, y/x करोगे, तो थीटा इक्वल फाई इक्वल टू क्या होगा, ये tan फाई निकालोगे आप, तो फाई इक्वल टू y/x आ जाएगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकती है, तो जो कुछ भी हो सकती है वही यहाँ पे रखेंगे, पाई से वही निकलेगा, और क्या बच जाएगा, मेरा थीटा बच जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अगर यही चीज क्या हो तीसरे चतुर्थांश में होता, मान लो ये आपका क्या हो है, अब आप यहाँ से ध्यान देना, थीटा, और ये क्या है, फाई, क्योंकि हमने इधर से मापना था लेकिन नहीं मापे, क्योंकि क्या हो जा रहा है, पाई से बड़ा हो जा रहा है, लेकिन मेरा मान जो है पाई से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा,
ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो निकलेगा मान लो ये है, तो ये भी उसी प्रकार से कर सकते हो। ये -x में है और ये क्या है, y है, और दोनों माइनस में होगा, तो ये आपका हो जाएगा tan φ = y, लंब यही है, और अपान x, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाई निकल के आएगा वो y मतलब क्या निकल गया, क्वेश्चन मार्क का मतलब कुछ भी निकल सकता है। y/x के जगह पे कोई अंक रखा होगा, कुछ भी रखा होगा, तो मान उसी के हिसाब से निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, -π + φ करोगे। क्या करोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अर्थात अब यहाँ से जब क्लॉकवाइज था तो पाई से घटाते थे, लेकिन अब यहाँ पे किससे घटाएंगे, -π से घटाएंगे, तो -π से, अब देखो -π से +φ है, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो पाई से फाई चला जाएगा, तो बचेगा आपका थीटा, अर्थात लिख सकते हो थीटा = -π और -φ कोष्टक में, क्योंकि कोष्टक लगाओगे तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा। अगर चौथे चतुर्थांश की फिर बात करते हैं हम लोग कि चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, तो देखो चौथे चतुर्थांश में क्या होगा, ऐसे होगा, ये आपका थीटा मानो या फाई मानो। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें यही इसी का मान ही भी ज्ञात करना है, थीटा भी होगा फाई भी होगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आप निकालोगे तो वही होगा tan थीटा बराबर y/x, तो जो भी आएगा, मतलब वही तो फाई है, तो फाई = क्वेश्चन मार्क, जो भी रहेगा, आपको बता रहा हूँ, नहीं सोचो ये नहीं लिखे ये नहीं लिखे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फाई निकल के आएगा वो किसके निकल के आएगा, जो थीटा निकल के आएगा वो -φ के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में है। ओके, इसलिए क्या होगा, वो -φ के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो, अगर आपको बस ये लास्ट, अब पहुँच गए हम लोग लास्ट में, क्या कह रहा है, मान लो ये आपका चतुर्थांश है। ओके, ये आपका चतुर्थांश है और ये थीटा है। ओके, अब यहाँ से अगर पहले चतुर्थांश में है तो क्या होगा, थीटा = φ होता है। ओके, अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो थीटा = π - φ होता है। ओके, अगर यही चीज़ तीसरे चतुर्थांश में होता है तो थीटा = यहाँ पे थीटा π - φ होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन अगर यही चौथे चतुर्थांश में होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है तो थीटा = -φ के होता है। ठीक, तो आप क्या करना, इसको तैयार कर लेना, किसको, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, जो भी होता है इस प्रकार से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये तैयार है तो आप आसानी से सवाल को हल कर लोगे। ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग अगले वीडियो में क्या होंगे, ठीक है, अर्थात अगले दिन हम लोग इसके क्वेश्चन के साथ लड़ेंगे, अर्थात क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी बात है यदि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप लोग करते नहीं हो। और आपके घर में 2-3 मोबाइल होगी, सभी मोबाइलों से चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, भैया का मोबाइल होगा, जिसका भी होगा, उनके मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि क्या हो, मेरा टारगेट तो पूरा हो जाए। देखो, और आपसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ या और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, बस इतना कह रहा हूँ कि आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, बस इतना कर रहा हूँ, बाकी पैसे की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, और कमेंट में कोई भी समस्या हो तो बताओ, और अपना नाम के साथ, कुछ लोग बोलते हैं नाम के साथ नहीं देते, जैसे पता तो चले कौन बच्चा है जब आप नाम के साथ बताओगे, और जब तक नाम के साथ नहीं बताओगे तब तक कैसे पता चलेगा कौन सा बच्चा है। कुछ लोग मेरे व्हाट्सएप पे जो है लिख के भेज देते हैं, काम पूरा करके भेज देते हैं, बट ये नहीं बताते हैं कि हैं कौन हम।
ठीक है, मुझे पूछना पड़ता है कि आप कौन हैं। तो आप जैसे आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे क्या करो, सॉल्व करके भेज रहे हो तो नीचे अपना नाम क्लास के साथ भेज दो, क्योंकि सभी क्लासों के रिपोर्ट आते हैं। ठीक है, तो अपना नाम और क्लास के साथ भेज दिया करो। ठीक, बाकी धन्यवाद आप सभी का।